तो दोस्तों आज हो गया 2 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बढ़िया ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी गुरुवार को हाथरस पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे थे, जहां उनका आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा, अभी पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठी चार्ज किया और मुझे ज़मीन पर भी गिरा दिया। क्या सामान्य आदमी सड़क पर नहीं चल सकता है? हमारे वाहन को रोके गए, इसलिए हमने पैदल चलना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता की इस यात्रा से पहले यूपी प्रशासन ने लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू कर दिया था और कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सीमा पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। कांग्रेस नेताओं ने भी रास्ता रोका और नारेबाजी की। गांधी परिवार की एसयूवी ने बॉर्डर क्रॉस कर ली, लेकिन उनके काफिले को ग्रेटर नोएडा पर रोक लिया गया था। जहां उन्हें रोका गया था वहां से हाथरस की दूरी 142 किलोमीटर थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने वाहन से बाहर निकले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चलना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। महागठबंधन में जहां सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है, वहीं एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी के राज्य इकाई पटना में लगातार बैठक कर रही है, वहीं दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता आपस में बातचीत करके सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को लेकर बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आज की तीसरी बड़ी खबर, हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को दिया नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वयं संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अफसरों को तलब किया है। अदालत ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारी और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। अदालत ने इस घटना पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है। आज की चौथी बड़ी खबर, यूडीएसए के संयोजक देवेंद्र प्रसाद यादव ने आज किशनगंज के एक होटल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान और प्रदेश प्रभारी माजिद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी खराब छवि वाले को टिकट नहीं देगी, सिर्फ ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। हम साधुवाद देते हैं हमारे यूडीएसए के संयोजक आदरणीय जनाब यादव साहब, देवेंद्र प्रसाद जीपी यादव साहब और जनाबे बैरिस्टर सोहेल अवैसी साहब को के दोनों महान नेताओं ने एक विकल्प बिहार की जनता के सामने पेश किया और बिहार की जनता के विश्वास के लिए दोनों ने अपने चरित्र को पेश किया। पार्टी की पॉलिसियों से ज्यादा पार्टी के नेता का चरित्र जनता के दिमागों का विश्वास पैदा कराता है और हमारे ये दोनों अग्रणी नेता, इनका जो राजनीतिक चरित्र रहा है वो साफ शफाफ बेदाग नहीं बल्कि बेमिसाल रहा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि बिहार में एक संतुलित सरकार के निर्माण में हम अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। साथ ही हमारे नेता जेपी यादव साहब जो अभियान पधारे हुए हैं, वो इस बात का संकेत है कि ये पार्टी बिहार के तमाम भ्रष्ट नियमों के विरुद्ध संघर्ष ही नहीं करेगी, बल्कि सीमांचल के साथ जो पिछले दिनों में विसंगति हुई है उसको निर्णायक कदम तक पहुंचाने और इस क्षेत्र को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी करेगा। सीमांचल, कोशिकांचल या मिथिलांचल के साथ जो अनदेखी हुई है और बिहार के अन्य भागों के साथ जो अनदेखी हुई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने में और कहीं मंडी स्ट्रक्चर नहीं है और बड़ा बिचौलियों रिलायंस, अंबानी आपका कृषि उत्पादन खरीद करेगी तो पहले ठीका देंगे, जब मक्का लगेगा नहीं, मक्का फलेगा नहीं, उससे पहले कहेगा इतना कीजिए। तो ये फिर से
कोने कोने दाम में बरसात का दाम मिलेगा। 1800 प्रति क्विंटल दाम है और आज देखिए क्या हाल है यहाँ 900, 1100, 1200 क्विंटल ये कोने कोने दाम में बंदा पैदा करते हैं किसान उसको बेचने की कीमत होती है। चारों तरफ से देश की लाचारी इस सीमांचल में रखा गया है। इसीलिए बाढ़ का जो स्थिति है महानंदा का जो कटाव जारी अभी तो तुरंत कटाव हुआ। हमारे ये अध्यक्ष है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष खुद अभी गए थे यहाँ माननीय विधायक बैठे हैं कि लोग खुद मुआयना कर रहे हैं एक एक जगह जा क्या स्थिति अजीत साहब है यहाँ बैठे हुए इस पर क्या किए हैं लोगों ने। अभी चारों तरफ से कोई पैकेज सीमांचल को नहीं है। सीमांचल को कहा गया स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 के तहत क्या हो गया। जितने डेमोक्रेसी की घोषणाएं हुई है इससे क्या हो सीमांचल क्षेत्रीय विषमता का हब बन गया। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय इम्बैलेंसमेंट डिस्पैरिटी और क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय विषमता सीमांचल में है। क्योंकि सीमांचल एक ऐसा इलाका जहाँ से न केवल नेपाल मिलता है बल्कि पश्चिम बंगाल, आसाम, यहाँ से सिलचर तक का सीधा रास्ता है। लेकिन आज सीमांचल की हालत बहुत चाय बनाने में लोग हमारे लोग हैं टी का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है, जूट का क्या हाल है, इसी का सपोर्ट प्राइस MSP नहीं मिल पा है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन हम इसीलिए अभी माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा आप देखिएगा ट्रेन से यहाँ से लोग सीमांचल से लोग जाते हैं दिल्ली और वहाँ जा करके क्या क्या यात्रा है इनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है बाहर जाने से क्या परेशानी होती है कि आप लोग भी जानते हैं। और देश की हालत तो ये है कि अभी 15 लाख करोड़ हो गया है NPA नन और भर्ती के से आने वाले 2022 में सारे बैंक दिवालिया आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति में देश ICU में चला गया है तब हो रहा है। और 2022 तक हमको पूरा अभी आपको लिखे होंगे आप लोग मौजूद हैं। GDP ग्रोथ घट के आ गया -29%। -29 का मतलब क्या है? मतलब ये है तिमाही में एक तिमाही में 50 लाख करोड़ का डेफिसिट हो गया। यदि एक साल का जोड़िएगा 2 लाख करोड़ का घाटे में चला गया। कहाँ खड़ा है? पूरी तरह देश का खेल बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, सारे जो अंडरटेकिंग कंपनी है सबको बेच दिया गया। बहुत ही खराब हालत में ये देश है। और जो सांप्रदायिकता का माहौल है इतना आक्रामक सांप्रदायिक ताकत कभी भी कोई नहीं हुआ। आज बिल्कुल खतरनाक ढंग से देश गुजर रहा है क्योंकि हमारा जो संविधान का सेकुलर ढांचा आज सेकुलर ढांचा संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है। इसीलिए हम लोगों ने UDA से एक गठबंधन बनाया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। इसके तहत समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और AIMIM और प्लस कई पार्टियां इसमें अभी तक जो शामिल हुआ है। और आप कल तक इंतजार करिएगा, परसों तक 2 दिन और है तो आपको पता चलेगा कि इसका आकार क्या बने। आकार बनने की पूरी संभावना है। अभी AIMIM समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, वादी अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी ये इतना 4 दल अभी आ चुका है इसमें। और भी संयुक्त जनता दल सेकुलर गठबंधन में और दलों से बातें हो रही है। और मैं समझता हूँ तो 3 दिनों में आप खुद ही आपको मालूम होगा यह जो गठबंधन है उसका आकार क्या होगा। हम लोग बेसिक सवाल उठाते हैं क्योंकि 15 साल का मतलब क्या है? मतलब ये है टोटल तरह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास का तो कोई कल्चर है ही नहीं है। पूरी तरह कोलैप्स कर गया है वर्क कल्चर। कोई काम आप देख लीजिए किस तरह से काम होता है। बनने से पहले टूट जाता है, जो टूट गया